धमाल की होस्ट नुस्खा खानी एंड आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। ये एक बहुत ही काबिल स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर हसन आस्ताम। आप प्लीज हमें अपना एक बहुत अच्छा तारीफ बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हसन है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे आज के सेशन के लिए बुलाया। मैं स्पोर्ट्स एंड स्पाइन क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मेरा स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्सपीरियंस है। आई हैव वर्क विद लाहौर टाइगर्स इन PSL 5। इसके अलावा मैं अपने क्लिनिक्स रन करता हूँ जोहर टाउन, फैसल टाउन एंड देन अस्करी 10 में, और इसके साथ साथ शेख सुलभर में मैं अपना क्लिनिक कर रहा हूँ। तो अगर आप अपनी जर्नी थोड़ी सी एज अ डॉक्टर डिस्क्राइब कर सकें, कैसे? मैं 2016 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और अब तक ये है कि कई मल्टीपल सेटअप्स में मैं काम कर चुका हूँ। डिफरेंट लोगों के साथ बैठ चुका हूँ। मैंने अक्सर लोगों से बहुत कुछ सीखा है, जिसमें हमारी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी हैं और कुछ नेशनल सर्टिफिकेशंस एंड एकेडमिक स्टडीज़ भी होती रही हैं। Alhamdulillah, I have done my masters and then I'm hopefully joining PhD next month. अच्छा, तो अगर हम थोड़ा सा IT का, टेक्नोलॉजी का रोल विद मेडिसिन देखें तो कैसा है आपको? इसमें पहले तो ये बात थी कि हमारे यहाँ पे कुछ स्टिग्मास हैं। हमारी लोकल जो पॉपुलेशन है वो लोग इतना कन्वीनियंट नहीं थे ऑनलाइन कंसल्टेशन के हवाले से, बट कोविड की वजह से इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, पेशेंट्स के लिए भी, हमारे लोगों के लिए भी। जो चीज़ें हमें प्रैक्टिकली पॉसिबल लगती थी वो कोविड के दिनों में पॉसिबल होती नजर आई हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है कि मैं सबसे पहले शुरू से ही अपने अकाउंट्स को IT सॉफ्टवेयर के साथ ही मैनेज करता रहा हूँ। फ्रॉम द वे डे वन मेरा हर क्लिनिक का जो रिकॉर्ड है, एवरी पेशेंट, उसका कॉन्टैक्ट्स, उसका डाटा, उसका फाइल सिस्टम वो रजिस्टर्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है जब हम कंसल्टेशन अरेंज करते हैं। स्पेशली व्हेन आई हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट तो मुझे अपने स्केड्यूल में से सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उसको मार्कअप करना पड़ता है फॉर दिस स्लॉट इज बुक्ड विद दैट मशीन। सो जिस तरह मैं मल्टीपल सेटअप्स रन करता हूँ तो मैं हर सेटअप के लिए अलग एक असिस्टेंट हायर नहीं कर सकता। उसमें मुझे IT ने बहुत हेल्प आउट किया है। मेरे जो IT सॉल्यूशंस मुझे मिले हैं उससे मेरी अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट बहुत ईजी थी, मेरी फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से हुई है। और देन दिस कोविड में वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन कंसल्टेशंस। हमारी फील्ड में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में देयर इज अ वेरी बिग लैक रेफरिंग फॉर एक्सरसाइज थेरेपी। अब एक्सरसाइज थेरेपी के लिए हमें फिजिकली पेशेंट को परफॉर्मेंस बतानी पड़ चाहिए या उसको हमें डेमोंस्ट्रेट करना पड़ता है। तो कोविड में ये वाला मसला भी हल हो गया। व्हेन आई हैव जॉइंड इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर, उसकी मैंने मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन बाय की थी और उसका मुझे बेनिफिट ये हुआ कि अब मैं उसमें एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन भी थ्रू ऑनलाइन चैनल ही मैनेज करता हूँ। सो आई हैव हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स ऑनलाइन, तो जिसमें उनका टाइम भी सेव होता है, मेरा टाइम भी सेव होता है। देन आई कैन ऑल्सो कंसल्ट जो लोग लाहौर में नहीं है, जो फिजिकली मुझे विजिट नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन के अलावा टेक्नोलॉजी जैसे 3D प्रिंटिंग वगैरह आ गई और वैसे मेडिसिन को बहुत एड कर रही है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। तो आपको क्या लगता है 2050 में मेडिसिन प्रैक्टिस कैसे चेंज हो जाएगी टेक्नोलॉजी के साथ? वेल, जिस तरह आपने बात की कि 3D प्रिंटिंग एंड देन अदर जो IT के साथ एडवांसमेंट्स आ रही हैं, हमारी फील्ड अब वो रही नहीं जो आज से 10 साल पहले थी। एक जनरलाइज्ड बात यह है कि पहले जनरल सर्जरी या ऑर्थोपेडिक सर्जरी में पूरी की पूरी चीज फाड़ की जाती थी, यानी अगर हमें एक जॉइंट को असेस करना था उसको बाकायदा एक जनरलाइज्ड कट करके उसके अंदर अप्रोच करते थे। बट नाउ वी यूज आर्थ्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट्स। उसमें जस्ट कैमरा पिंचिंग होल बनाए जाते हैं, वो उसी के थ्रू सारा ट्रीटमेंट पास ऑन किया जाता है। बहुत बड़ी सर्जरीज को भी, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज को अब सिर्फ आर्थ्रोस्कोपिकली ट्रीट किया जा रहा है। सो उसका फ़ायदा ये है कि इन्फेक्शन रेट को हमने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया। जो रिहैबिलिटेशन है उसमें पेशेंट बड़ी जल्दी ठीक होने लग गया है, यानी कि जो हमारा सक्सेस रेट है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है। सो इफ़ आई कम टू माय फील्ड एज अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें एक बायोमैकेनिकल एनालाइजर्स जो हम देखते हैं कि एक एथलीट का खेलने का मैकेनिज्म कैसा है, क्या वो सही एंगल पे हिट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो एनालाइज करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प किया है। जिस चीज़ को एनालाइज करने में हमें कई दिन लगते थे, अब वो विदिन सेकेंड्स एक छोटी वीडियो क्लिप के साथ हम उसको एनालाइज कर लेते हैं। देन वी करेक्ट दैट पोजीशन फॉर आर आई थिंक उससे उसकी इंजरी प्रिवेंट होती है और एफिशिएंसी में भी इजाफा होता है। तो अगर आप फ्यूचर में
इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो वो क्या रहेगा जिससे लोगों की आसानियाँ? जिसमें मैंने आपको पहले जिक्र किया कि हम एक बहैसियत कौम सिर्फ इसमें हम सिर्फ पेशेंट्स को डील नहीं करते हैं। खसूसन स्पोर्ट्स में हमारे पास मोर देन 60% लोग वो हैं जिनको हम क्लाइंट कहते हैं एक्सेप्ट पेशेंट्स। अब क्लाइंट एक डाइवर्स माहौल से आता है, आप हर किसी को एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान के साथ लेके नहीं चल सकते। उसमें भी हमारी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है जो हमें उनके साथ एक कंफर्ट प्रोवाइड करती है। जिस ऑनलाइन कंसल्टेशन की मैंने बात की, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आउट ऑफ सिटी से मेरे पास आते हैं जो कि महीने में एक दफ़ा शायद आ सकते हैं, बट जो बाकी के 29 या 30 दिन अगर उनमें उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो हाउ दे आर गोइंग टू कंसल्ट, उसके लिए फिर ये हमारी जो ऑनलाइन प्रेस्क्रिप्शन एप्लीकेशन है इनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे जो इसको मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ उसका एक बहुत आउटस्टैंडिंग फीचर है वही कि उसको रोज़ाना अपने क्लाइंट को नोटिफाई करता है कि यू हैव टू परफॉर्म दीज एक्सरसाइजेस। रोज़ाना मॉर्निंग इवनिंग जो भी प्लान मैंने स्पेसिफाई किया है उसको रोज़ाना ईमेल जाती है, दे डू दोज एक्सरसाइजेस एंड देन दे रिपोर्ट फॉर इट। अगर उसमें कोई पेन है या उसमें कोई उसको लिमिटेशन आ रही है तो मुझे रिपोर्ट करेंगे, मैं रात को उसको एनालाइज कर लेता हूँ कि मेरे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। सो मैं डे टू डे उसके साथ कनेक्टेड हूँ। अगर मुझे हर पेशेंट आकर रोज़ाना अपनी प्रॉब्लम बताएगा तो शायद मैं उसको मैनेज ना कर पाऊँ, मेरे लोड बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन रात को एक रिपोर्ट एक समरी देखनी मेरे लिए बहुत आसान है। तो मैं उस समरी को देखते हुए अपने प्लान को डिवाइस कर देता हूँ। अगर मैंने उसमें चेंजेस लाने हैं तो मैं उसमें ईमेल नोटिफिकेशन जिसमें मुझे डायरेक्टली पेशेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता। तो देयर इज अ मीडियम व्हिच इज हेल्पिंग सेव माय टाइम एफिशिएंटली एंड देन एनहांसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ माय पेशेंट्स एज वेल। तो आजकल बहुत जो यंग लोग हैं पूरा टाइम का डेस्क पे गुजरता है, जो वर्क कर रहे हैं जो नहीं भी कर रहे हैं, ज़्यादातर हमारी अब आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? इसमें सबसे पहले जो बात है वो ये समझने की है कि अगर आपका पोस्चर गलत है तो आप हर तरह से अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और बैंकर्स ये लोग आते हैं अपनी बैक की प्रॉब्लम के साथ। आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप रिस्क कमाने के लिए बैठे हैं और उसके बाद आप जब सीट से उठें तो आपकी टांगें नम होनी शुरू हो जाए या आप पैरालिसिस की तरफ चले जाएं। आपने आज जो आउटपुट कमाया है वो आपका कल फ्यूचर सेव बना रहा है, लेकिन अगर आप अपने पोस्चर या अपनी रॉन्ग मेथोडोलॉजी की वजह से अपने फ्यूचर को ही नुकसान पहुंचा दें तो इससे पैसे का या ऐसी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस हवाले से मैं अपने व्यूअर्स को सबको ये कहना चाहता हूँ कि अपने पोस्चर पे बहुत तवज्जो दें। पहले हमारे टीचर्स हमें बताते थे कि दिस इज़ अ गुड पोस्चर, फलानी तरीके से बैठें, सख्त जगह पे ना बैठें, नरम जगह पे बैठें। इस तरीके से कई उसमें एडवाइसेस हैं, वो खैर हर बंदे के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होती है। बट आज रिसर्च ये कहती है कि देयर इज़ नो परफेक्ट पोस्चर व्हिच इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरी पर्सन। हर बंदे का अपना गुड पोस्चर। We can't tell everyone that this is a standard, you have to follow it, but yes, there are few specific rules which should be implemented, especially during office work। एक बड़ा आसान सा उसका हल ये है कि after every 30 minutes, जो मैं अपने पेशेंट्स को डिवाइस करता हूँ, after every 30 minutes you get up from your chair, take a walk around, drink half glass of water and then just come back and do your work. So that 30 minutes break won't let your posture be in a very bad position for like long hours। बाकी स्पेसिफिकली हर बंदे को अपनी फिजिकल एक्टिविटी में WHO के रिकमेंडेशन के मुताबिक 60 मिनट्स पर डे 5 डेज अ वीक के प्लान पे चलना चाहिए ताकि हेल्दी लाइफस्टाइल हो सके। तो आजकल काफ़ी डिफ़िकल्ट है, गर्मियाँ भी हैं, उसके अलावा लोग बिजी हैं और इतना जिम्स वगैरह बंद है बिकॉज ऑफ कोविड। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या छोटी छोटी एक्टिविटीज? इंडोर एक्टिविटीज़ बहुत सारी ऐसी हैं जिसको बहुत इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन मेक अ प्लैंक फॉर लाइक 30 सेकेंड एंड डू इट फॉर 3 टाइम्स, आप उसमें अपना कार्डियो भी कर रहे हैं, आप अपने मसल्स को स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं। कोर सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लैंक इज जस्ट अ सिंपल एक्सरसाइज, ना उसमें आप किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट डू इट ऑन अ फ्लोर। बेतहाशा वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, एवरीवन कैन जस्ट इजीली गो देयर एंड चेक फॉर इट। ब्रिजिंग एक्सरसाइज है, स्टेप अप स्टेप डाउन है, हर किसी के घर में स्टेयर्स या तकरीबन बहुत सारे लोगों के घर में स्टेयर्स मौजूद है। जस्ट गो 2 स्टेप्स अप 2 स्टेप्स डाउन, डू इट फास्ट, अपने हार्ट रेट को ऊपर लेके जाएं। देयर इज अ टर्म यूज्ड मैक्सिमम हार्ट रेट, उसका फॉर्मूला वेरी सिंपल है 220 माइनस एज। सो अब मैक्सिमम हार्ट रेट में होता क्या है कि व्हेनेवर दिस इज रिकमेंडेड दैट एटलीस्ट वंस अ डे आप अपने हार्ट को मैक्सिमम हार्ट रेट पे ट्रेन करें।
अब मैक्सिमम हार्ट रेट पर ट्रेन करने का मतलब ये है कि व्हेन यू गो फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ 30-year-old पर्सन, तो उसका मैक्सिमम हार्ट रेट बनता है 190 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल बीट 72 है। जब आप उसको 190 बीट पे ट्रेन करेंगे तो हर कैपिलरी, छोटे से छोटा हिस्सा जो जिस्म का है, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई आएगी। उससे जितना फ्लूइड आपकी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, दैट विल कम बैक टू द सेंट्रल सर्कुलेशन, और उससे आप कई बीमारियों से प्रिवेंट कर सकते हैं। So this is a very simple formula. अब specifically plan बनाना या उसको devise करना, that's a very detailed discussion. I guess this would be a very beneficial comment for my viewers कि अगर इसको follow करेंगे तो वो अपने आप को कई बीमारियों के साथ बचा सकते हैं। Thank you so much, डॉक्टर। आप यहाँ आए, आपने टाइम निकाला। All the best for your future.